जय हिंद। इस वीडियो में हम बायोलॉजी को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में ऐसा समझा जाता था कि केवल आदमी ही जीव विज्ञान का हिस्सा है, तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा गया। तो बायोलॉजी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक जूलॉजी, एक बोटनी। तो जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हो गए और बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा गया। बोटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। बोटनी में हम लोग उसे रखते हैं जो स्थानबद्ध गति करते हो, और हम लोग स्थानांतरित गति करते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जैसे आदमी, तो आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। पेड़ पौधे को बायोलॉजी के भाषा में पादप कहते हैं, थोड़ा अजीब ही नाम है। तो पेड़ पौधे को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? पादप। हम लोग जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। हम लोग एनिमल हैं। एनिमल में हम लोग सबसे ज़्यादा दिमाग विकसित वाले हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले स्टार्ट होता है कोशिका सेल। तो हम पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना छोटा, इसको इकाई बोलेंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अचानक किसी भी चीज़ की खोज नहीं की जाती है। तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका जो छोटा होता है, याद रखने का ट्रिक, हुक से सबसे छोटी चीज़ को पकड़ा जाता है। तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, बट इसने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज लिवेने हॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिवेने हॉक ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बताना। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जब भी साइटो शब्द आएगा तो किसे बताएगा? जब भी साइटो शब्द आएगा तो कोशिका को बताएगा। तो कोशिका सिद्धांत समझें। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत सलाइडेन एवं स्वान ने दिए। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बनता है। अगर कहीं भी हमें चोट लगती है तो कुछ कोशिकाएं टूट जाती है, तो बगल की कोशिकाएं उसे भर देती है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने यही सिद्धांत दिए हैं। तो अगर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा।
और सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे, ये सब ओवरऑल के लिए, ये सब मानव के लिए नहीं है, ये सब ओवरऑल के लिए। मानव में अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका की, मानव में अगर बात किया जाए, मानव में अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका की तो स्पर्म, शुक्राणु, जो केवल मेल में पाए जाते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। मानव में अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु, जो केवल मेल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहेंगे। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कहेंगे। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कहेंगे। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कहेंगे। तो ये सब मानव के लिए, ओवरऑल के लिए नहीं। ये सब मानव के लिए है, ओवरऑल के लिए नहीं। कोशिका का जो पुनर्निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। कोशिका का जो पुनर्निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। और सबसे धीमा कोशिका निर्माण किस में होता है? सबसे धीमा कोशिका निर्माण ब्रेन में होता है। सबसे धीमा कोशिका निर्माण ब्रेन में होता है। अगर किसी को ब्रेन में चोट लग गया तो क्या बनेगा? या तो गजनी या तो तेरे नाम। तो इसलिए ब्रेन को आप लोग बाहरी चोट नहीं है, अंदर से चोट देते रहते हैं, इसलिए ब्रेन वगैरह जरूरी है। पूरे शरीर का एमसीवी किसे कहते हैं? पूरे शरीर का एमसीवी ब्रेन कहते हैं। लड़का चीज में क्या खराबी होता है कि वो किसी के पीछे पड़ा रहता है, जैसे वो किसी और को हो चुके उसके पीछे फिर भी ट्राई करते रहता है। तो ये सब फालतू चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। कहते हैं ना कि प्यार की गहराई में बेवफाई होती है और सच्चे प्यार करने वाले के नसीब में तन्हाई होती है। इसीलिए ये सब चीज़ों में नहीं रहना, अपने काम पे फोकस करना। तो पूरे शरीर का एमसीवी किसे कहते हैं? पूरे शरीर का एमसीवी ब्रेन को कहते हैं। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग कर लें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग कर लें। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्रेन में चोट लग जाता है तो क्या होता है? खून खून जम जाएगा, तो एक साइड का पैर हाथ काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? वो जमा हुआ ब्लड को निकाल देगा, फिर काम करना शुरू कर देगा। तो पूरे शरीर का एमसीवी ब्रेन को कहते हैं। पूरे शरीर का एमसीवी ब्रेन को कहते हैं। अब हम आगे समझेंगे। कोशिका के अंदर जो होते हैं अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो होते हैं वो अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। ये हो गया कोशिका झिल्ली। ये हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका एक झिल्ली की समान होती है, यह इतना छोटा होता है कि आंख से नहीं दिखता है। कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और यह इतना पतला होता है कि मेम्ब्रेन कहते हैं। पतली झिल्लियों के क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। और कोशिका के अंदर जो होते हैं अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो होते हैं अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत छोटा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो बहुत छोटा होता है।
जिसे जूम कर देखते हैं तो वो बड़े आकार की दिखता है, इस टाइप की दिखेगा। जिसे जूम कर देखेंगे तो बड़े आकार की दिखेगा, इस टाइप की दिखता है। इस टाइप की घुमावदार आकृति बना होता है। जिसे जूम कर देखते हैं तो बड़े आकार की दिखता है और इस टाइप की दिखता है। तो इसके अंदर घुमावदार आकृति बना होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, जब हम सांस लेते हैं तो यह फेफड़ा में जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में आया रहता है ब्लड। ब्लड इस हवा को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर चला जाता है। तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ आता है? ऑक्सीजन कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पूछा कि ऑक्सीशोषण कौन करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा कि ऑक्सीशोषण कौन करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीशोषण कौन करेगा? ऑक्सीशोषण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीशोषण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ऑक्सीजन जाती है तो क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल मतलब क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल के ही फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एड्रोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। अब पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? तो क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। तो ए 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए 38 एटीपी मिलकर ए 38 एटीपी मिलकर ए 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 KCl। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 KCl ऊर्जा मिलती है, यानी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमें जो है दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। हमें दिन भर काम करने के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो अगर 4 को खजूर वगैरह खा लेते हैं तो लगभग दिन भर का एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वगैरह जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति गृह या पावर हाउस। तो ऊर्जा कौन देगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। हम खाना वाना खाते हैं, पच उच के जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाकर ऊर्जा कौन बनाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस ऊर्जा की जरूरत किसी अन्य अंगों को भी हो सकती है। तो इसे ले जाने का काम कौन करता है? इसे ले जाने का काम गाल्जी बॉडी करेगा। इस ऊर्जा की जरूरत किसी अन्य अंगों को भी हो सकती है। तो इसे ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बनता है और जो कोशिका मर चुकी है उसे नेक्रोसिस कहते हैं। जैसे हमारे नाखून के अगले भाग की कोशिका मर चुकी है तो काटते हैं तो दर्द नहीं करेगा। अगर थोड़ा भी पीछे वाला पकड़ा जाएगा तो पूरा दम छिलमिला देगा। इसीलिए मरे हुए कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। मरे हुए कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ये सबसे पहले ब्रेन को ऊर्जा भेजता है। ये सबसे पहले ब्रेन को ऊर्जा भेजता है
बट ब्रेन को ऊर्जा देना कम करता है तो चक्कर आना शुरू कर देता है, इसलिए ब्रेन को ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए फिटनेस वगैरह मेंटेन रखें। तो कोशिका जो होती है वो सरसों की दाना की तरह होती है, कोशिका जो होती है वो सरसों की दाना दाना की तरह होती है, इसलिए झ इसलिए पचा के ना जाए, इसलिए पिलर का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका को पचकने से रोकता है। कोशिका जो होती है वो सरसों की दाना की तरह होती है, वह पचक धचक न जाए, इसलिए पिलर का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कंकाल क्या है? हड्डियों का समूह कंकाल कहलाता है, हड्डियों का समूह कंकाल कहलाता है। अगर कंकाल नहीं रहेगा तो हम सीधे नहीं रह पाएंगे, जैसे हमारे शरीर में एक हड्डी तोड़ दीजिए, इसलिए चलने नहीं जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम क्या होता है? अंतःपदार्थ जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम अंतःपदार्थ जालिका है। जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो देखा कि एक साइड में बहुत ही चिकना था और एक साइड में बहुत ही खुरदरा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक एक स्मूथ, एक रफ। एक भाग को कहा गया स्मूथ, एक रफ। स्मूथ मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि चिकना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वसा है, तभी तो चिकना है ना। तो वसा में घी, दुनिया का सब चिपचिपा पदार्थ क्या है? वसा। दुनिया का सब चिपचिपा पदार्थ क्या है? वसा। वसा में क्या, जैसे शैम्पूल, साबुन वगैरह, घी, तो घी, मक्खन, ये सब वसा है। तो राफ राफ वाले भाग को देखा गया है। तो राफ वाले के भाग को देखा गया है, तो आखिर में खुरदरा ही क्यों हो गया? बट इसे जूम कर देखा गया तो दाने दाने कुछ बना हुआ था। तो इस दानेदार आकृति को क्या कहा गया है? राइबोसोम। इस दानेदार आकृति को क्या कहा गया है? राइबोसोम। तो रफ वाले भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कारण खुरदरा हो जाता है? तो राइबोसोम के कारण। राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का होता है। राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक 70S, एक 80S। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो कम प्रोटीन बनाएगा क्या कहेंगे? उसे 70S। जो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा उसे 80S। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से बैठेगा। जो भारी होगा वो लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से बैठेगा। जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो बीमारी फैलाने वाला है, उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें 70S पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? 70S। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंट्रोसोम। तो आज की क्लास यहीं तक।